अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम नया नावल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कार्प टाइम और इसको लिखा है राबिया खान ने। वो तन्हा उस पुल पर खड़ी थी, बिल्कुल तन्हा। उसकी आंखों में उस सहरात तले बहुत से आंसू चमक रहे थे। वो रो नहीं रही थी, वो आसानी से नहीं रोया करती थी। उसे अपने आंसू रोकने में महारत हासिल थी। वो एक एक्ट्रेस थी, एक माहिर अदाकारा, जिसने एक जिंदगी कुर्बान करके दूसरी जिंदगी हासिल की थी और अब वो उसी जिंदगी से हाथ धोने जा रही थी। उसे अपना काम अजीज था, अपनी ये चमचमाती जिंदगी अजीज थी। उसे अपना करियर अजीज था और सबसे बढ़कर उसे अपने काम का याद रह जाना अजीज था। लेकिन अब सब कुछ जैसे रेत का भुरभुरा सा ढेर बनता जा रहा था, गिरने को बेताब, गिरकर फना होने के लिए तैयार। 1 साल बाद वो बारीक हील्स से चलती कारपोर्ट से निकलती हुई सामने आ रही थी। उसकी हील्स बारीक और कई इंच लंबी थी, स्याह चमकती खूबसूरत हील्स। स्याह डिज़ाइनर ड्रेस में उसका खूबसूरत सिरापा वाज़ेह था। ड्रेस की आस्तीनें गायब थीं और उससे उसके सफ़ेद दूधिया बाजू निकल रहे थे। उन बाजुओं की साख्त इतनी नरम और बराबर थी कि कोई भी उन पर निगाह टिकाए बगैर गुजर नहीं सकता था। ड्रेस का गला ऊपर गर्दन तक नेट के बारीक कपड़े से बंद होता था और पीछे कमर का हिस्सा काफ़ी हद तक खुला हुआ था। वो एक मगरबी साख्त का लिबास था जिसे उस मुल्क में आम तबका अच्छे अंदाज से नहीं देखता था, लेकिन जिस शोबे से वो वाबस्ता थी वहाँ ऐसे मलबूसात को सिराहती हुई निगाहों से देखा जाता था। गर्दन झुकाकर देखा जाता तो लिबास टखनों से ज़रा ऊंचा था। शलवार के नाम पर ऊंचा सा पजामा बमुश्किल उसकी पंडलियों तक आता था। दुपट्टा तो खैर से उस लिबास का हिस्सा था ही नहीं और ना ही उसे दुपट्टे की ज़रूरत महसूस होती थी। पहले पहल जब वो इस इंडस्ट्री में नई नई एक्ट्रेस बनकर उभरी थी तब उसे दुपट्टे की कमी का एहसास शिद्दत से हुआ करता था, लेकिन अब वक्त के कई दहाने पार करने के बाद ये ज़रूरत फिज़ा में घोल कर गोया अपना वजूद खो चुकी थी। उससे दुपट्टा अब एक्स्ट्रा पीस महसूस होने लगा था। उसने निगाहों पर चढ़ा कीमती चश्मा आंखों से उतारा तो दुनिया अपने रंग में दिखाई देने लगी। उसके लंबे शहद रंग खूबसूरत बाल स्ट्रेट करके कंधे पर एक जानिब डाले गए थे। लिबास का पिछला खुला हिस्सा कुछ और वाज़ेह हो गया था। उसने आसपास देखे बगैर सफ़ेद टाइल से मुज़य्यन हॉल अबूर किया और लिफ्ट तक चली आई। इंडस्ट्री के लिए काम करती प्राइवेट एजेंसी के कई वर्कर्स उसे पलट पलट कर देखना नहीं भूले थे। ऐसी एजेंसीज का रवाज पहले इस मुल्क में इतना आम नहीं था, लेकिन जब से एक दो इंटरटेनमेंट एजेंसीज की कामयाबी को इंडस्ट्री के सार्फिन ने देखा तो कई डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी प्राइवेट एजेंसीज का आगाज़ कर दिया। वो भी उन्हीं एजेंसीज में से एक थी, ग्लैमर एजेंसी। प्राइवेट लिफ्ट का बटन दबाकर वो नज़ाकत से खड़ी दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी। उससे अपनी पोस्ट पर बहुत सी निगाहें महसूस हो रही थीं, लेकिन वो कमाल महारत से सब निगाहों को खातिर में लाए बगैर शान नज़ाकत से सीधे किए इस्तीदा रही। लिफ्ट खुलने से कासिर रही। उसने ना समझी से अबरूस उखेड़ कर बटन दोबारा दबाया। दरवाज़ा अब भी ना खुला। लिफ्ट के ऊपर लगी छोटी सी एलईडी पर सुर्ख लफ्ज़ों में कुछ लिखा आ रहा था, प्लीज़ इंसर्ट कार्ड। उसने साथ से गुजरते एक वर्कर को आवाज़ देकर रोका तो वो झटके से रुका, फिर खौफजदा होकर उसकी जानिब देखा। वो इस इंडस्ट्री में बिच मशहूर थी, लोगों का उससे डरना बनता ही था। ये अलग बहस थी कि वो असल में बिच थी भी या नहीं। वर्कर थूक निकल कर आगे आया, फिर उसकी जानिब देखा। कौन सा कार्ड? ये लिफ्ट सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है, आपको इसे खोलने के लिए एजेंसी का कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। वो 1 साल बाद उस एजेंसी में आई थी। 1 साल बाद तो वो हरगिज़ भी उस एजेंसी की ऑफिशियल एक्ट्रेस नहीं रही थी। कार्ड क्या उसके पास खाक होना था? उसने एक बेबस सी निगाह उस बंद चमचमाती लिफ्ट पर डाली और साथ बनी पब्लिक लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। बुलंद बाला इमारत की आखिरी मंजिल पर मौजूद शीशे की चमकती खिड़कियों से ढका ऑफिस उस सुबह शांत महसूस हो रहा था।
झूलती कुर्सी पर उस एजेंसी का सरबराह विराजमान था। बालों के स्पाइक्स खड़े किए, आंखों पर फ्रेमलेस ऐनक लगाए। उसकी उम्र 40 के लगभग थी और कलमों में बारीक सी सफ़ेदी उसे मज़ीद डिसेंट बनाती थी। अगले ही पल ऑफिस का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ के साथ खुला तो वो अपनी झूलती कुर्सी पर उछल सा गया। सामने खूनख्वार निगाहें लिए वो खड़ी थी, उस एजेंसी की साबका ऑफिशियल एक्ट्रेस सेलिना मजहर, जिसके पास स्पेशल लिफ्ट में दाखिले का कार्ड मौजूद नहीं था और वो आम सी लिफ्ट में सवार होकर आई थी। वो टक टक हील से अंदर चली आई, अपने पीछे ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया, फिर करीब आकर अपना लंबी चेन वाला कीमती पर्स सोफे पर रखा और तेज़ी से झूलती कुर्सी वाले की टेबल तक चली आई। मेरा कार्ड कहाँ है भाई? कहा तो बस यही, खफा खफा सा, गुस्सा होकर। नज़र अमजद ने अगले ही पल सुकून का सांस लिया था। कार्ड? बस कार्ड की बात थी। 1 साल तक उसे काम न देने पर, उसे नई एक्ट्रेस के आ जाने के बाद नज़रअंदाज करने पर, कई ऑफिशियल पार्टीज़ में उसके दाखिले को ममनूर करार देने पर भी वो उससे सिर्फ कार्ड पर नाराज़ थी। ये वाज़ेह था कि वो शुरू दिन से इतनी ही बेवकूफ़ थी। सेलिना, तुम कब बड़ी होगी? अभी तुम्हें इस एजेंसी का ऑफिशियल कार्ड नहीं जारी किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो जो एक्ट्रेस तुम्हारे अलावा यहाँ काम कर रही हैं वो मुझसे तरह तरह के सवालात करेंगी। लेकिन मैं पब्लिक लिफ्ट में सवार होकर आई हूँ, आपको थोड़ा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल होना चाहिए। अगर कोई एक्ट्रेस मुझे उस पब्लिक लिफ्ट से निकलता देख लेती तो कितनी सख्ती होती मेरी। ढेरों खफगी लिए वो धम से आकर सोफे पर बैठ गई थी। कुछ लम्हे पहले की नज़ाकत अनका हो गई। कंधे सीधे और कमर कोई ख़ास अंदाज से रखने की सारी कोशिशें जाती रहीं। वो बिल्कुल टीन एजर्स की तरह हाथ खफगी से बांधे मुंह फुला कर बैठी थी। नज़र ने एक गहरी सांस ली। 1000 दफ़ा कहा यूँ धड़ाम से मत बैठा करो सोफे पर। एक्ट्रेस हो तुम, कुछ अपनी फिगर और पोस्चर का ही ख्याल कर लो। बाहर में गया फिगर और पोस्चर, आप मुझे अभी के अभी वो कार्ड दे रहे हैं। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा बुलंद थी। नज़र अमजद के सर में अब दर्द सा होने लगा था। फिर वो अपनी कुर्सी से उठाया, आगे बढ़कर सरबराही सोफे पर बैठा और उसे नर्म निगाहों से देखा। उसका चेहरा बेज़वी और चमकता हुआ था, आंखें बड़ी और गहरी थीं, शहद के गाढ़े रंग जैसी। भरे भरे से गुलाबी लबों के ऊपर दाईं जानिब स्याह तिल था। वो एक खूबसूरत एक्ट्रेस थी। उसकी खूबसूरती में किसी को कोई शक न था। शक उसकी काबिलियत में भी नहीं था, बस शगाफ शायद उसकी किस्मत में था। फजूल बातें छोड़ो, आज तुम्हें एक अहम काम के लिए बुलाया मैंने। वो काम अगर फाइनल हो गया तो तुम्हें कार्ड भी मिल जाएगा। आखिरी बात में कुछ वजन था। वो सीधी हो बैठी, अलबत्ता निगाहों में खफकी अब तक थी। कैसा काम? एक राइटर से डील फाइनल हुई है ड्रामे की। वो चाहते हैं एक्ट्रेस को रोल के हिसाब से मैं खुद मुख्तस करूं। पहले मैंने उनसे वक्त मांगा, लेकिन अब मैं तय कर चुका हूं कि ये काम तुम्हें ही मिलना चाहिए। ऑफर बड़ी नहीं है, एक छोटे और कम देखे जाने वाले चैनल का ड्रामा है, लेकिन काम ना होने से होना बेहतर है। बताओ, क्या राज़ी हो तुम? वो आंखें खोले हैरत से चंद पल नज़र को देखती रही। 1 साल बाद उसे काम पर वापस आने का मौका दिया जा रहा था। उसने बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े नामों के साथ काम किया था, लेकिन अब इस छोटे से ड्रामे के मिल जाने पर जितनी खुशी उसे हो रही थी वो बयान से बाहर थी। सच? लेकिन अगर उन्हें मेरे काम करने का पता चला और उन्होंने स्क्रिप्ट वापस लेने का कहा तो? आप जानते हैं पहले भी ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है। स्कैंडलाइज एक्ट्रेसेस के साथ काम करना रिस्की होता है और कोई भी ऐसा रिस्क यकीनन नहीं लेना चाहता होगा। उसका दूधिया चेहरा बुझ सा गया था। नज़र ने गहरा सांस लिया। वो तब होता है जब राइटर और एजेंसी का डायरेक्टर बाहमी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बिलखसूस एक्ट्रेसेस के चुनाव के लिए। लेकिन अगर वो डायरेक्टर को उसके तजुर्बे की बना पर चुनाव का इख्तियार दें तो फिर कोई जवाब नहीं रह जाता उनके पास ऑब्जेक्ट करने का। वो उसकी बात सुनकर चुप सी हो गई थी। लम्हे भर को ऑफिस में निगाह दौड़ाई। बुलंद बाला दीवारों पर बड़े फ्रेम्स में उस एंटरटेनमेंट एजेंसी की कामयाब एक्ट्रेसेस की तस्वीर आवीज़ा थी। ये तस्वीर हर साल हर प्रोजेक्ट की बहाली के बाद तब्दील की जाती थी और उन तस्वीर में उसकी तस्वीर नहीं थी। वो 1 साल पहले ही उतार कर किसी कबाड़ में फेंकी जा चुकी थी। उसका दिल ख़राब होने लगा। मुझे ऑफ़र कबूल है। कुछ लम्हात बाद उसने भारी दिल के साथ कहा तो नज़र ने गहरा सांस लिया। गुड। स्क्रिप्ट कब तक देंगे आप मुझे?
जल्दी यूवल के साथ तुम्हारे अपार्टमेंट भिजवा दूंगा, वो भी तुम्हारे लिए काम का सुनकर बहुत खुश हुआ था। यूवल उसका पीए था। उसके मसरूफ शेड्यूल को मुतवाज़न रखना, उसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने देना, उसके मेकअप आर्टिस्ट और दीगर लवाजमात का ध्यान रखना, यहाँ तक उसके डाइट प्लान को भी मद्देनज़र रखना, सब यूवल की जिम्मेदारी थी। और उसके साथ काम करने के अरसे में वो उससे खासा मानूस भी हो गया था। इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग थे जो इंसान से मुखलिस हुआ करते थे। उसके ऐसे मुखलिस लोगों में नज़र और यूवल का नाम सर फहरिस्त था। इन दो नामों के अलावा उसके पास कोई मुखलिस नाम नहीं था पुकारने के लिए। यूवल क्या कर रहे हैं आजकल, किसके साथ काम कर रहे हैं? उसने पूछा तो नज़र ने इंतहाई अफसोस से सर हिलाया। वो कहते कि जब तक सेलिना दोबारा काम पर वापस नहीं आ जाती वो किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेगा। उसकी तो आंखें ही भीगने वाली हो रही थी। आह यूवल, पागल लड़के। भाई आप और यूवल कितना ख्याल करते हैं मेरा, अब मैं आप लोगों का एहसान कैसे उतारूंगी? नज़र ने उसकी बात सुनकर वो मुश्किल खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी थी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कराया, साथ ही मुहतात निगाह दरवाजे पर भी डाली। क्या मुझे लीड एक्ट्रेस का रोल मिलेगा? कुछ देर बाद उसने पूछा। उसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पूछने में क्या हर्ज था भला। नज़र ने लम्हे भर को गहरा सांस लेकर उससे निगाह चुराई थी। मैंने कोशिश की थी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, आपने मेरे लिए इतना रिस्क लिया है वही बहुत है। मैं बहुत अच्छे से मेहनत के साथ काम करूंगी, मुझे बड़ी स्क्रीन पर वापस आना है। वो नरमी से कहकर उठने ही लगी थी कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला और वहाँ से रिपोर्टर्स की भरमार के साथ एक नाजुक सी दोशेज़ा अंदर दाखिल हुई। ये नाजुक और हसीन दोशेज़ा आजकल बड़ी स्क्रीन पर मौजूद कई एक्ट्रेसेस में से एक बड़ा नाम था। रोशनियों तले उसका कीमती और मुख्तसर लिबास में कैद वजूद दमक रहा था। बालों को स्टाइल किए मशहूर मेकअप आर्टिस्ट की ज़ेरे निगरानी किए गए मेकअप में वो वाक़ईतन बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये उसकी खूबसूरती नहीं थी जिसके बायस सेलिना उठते उठते बैठ गई थी। ये तो उसके साथ दाईं जानिब उसका हैंड बैग हाथ में लिए खड़ा यूवल था, जिसे देखकर वो साकत हो गई थी। उसने उसी तेज़ी से हैरत ज़दा निगाहें फेर कर नज़र को देखा। वो सफ़ेद चेहरा लिए उसे ही देख रहा था। उसने यूवल के बारे में उससे झूठ बोला था, बस इसीलिए ताकि उसका दिल मज़ीद ना ख़राब हो। लेकिन गलत वक्त पर सब गलत होता महसूस हो रहा था। उसने शिकवा कुना निगाहें फेर कर उमेरा जाहिद की जानिब देखा। यूवल इंतहाई कंफ्यूज हुआ, उसकी शोला बार निगाहों को तक रहा था। उमेरा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और फिर नज़ाकत से चलती उसके ऐन सामने आ बैठी, टांग पर टांग जमा कर उसे देखा। नज़र साहब, आपने इतनी अहम गेस्ट की आमद पर किसी को आगाही देना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? बहुत गलत बात। क्या हुआ अगर इस इंडस्ट्री में आपकी गेस्ट को कोई पूछ नहीं रहा तो? हम एक्ट्रेसेस तो एक दूसरे का दर्द समझती हैं ना। उसके बनावटी लहजे और खाली हंसी पर सेलिना का रुआं रुआं खोल रहा था। उसने एक घायल निगाह अपने दोनों मुखलसीन पर डाली और टांग पर टांग जमा कर बैठ गई। यूवल ने बमुश्किल रिपोर्टर्स को बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। सईद नवाज के साथ काम करने पर बहुत मुबारक हो आपको, उसने कहा तो नज़र और यूवल को अपने चेहरे सफ़ेद पड़ते महसूस हुए। लम्हे भर को चेहरा तो उमेरा कभी सफ़ेद हुआ था। सब जानते थे कि सईद नवाज के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेसेस को हर किस्म के नामुनासिब काम करने पड़ते थे। इस ऑफर तक पहुंचने के लिए अपनी निस्वानियत तक बेचनी पड़ती थी। मुझे उनके साथ काम करने पर फ़ख्र है। इंडस्ट्री में सर्कुलेट करते हुए डर्टी जोक्स का सहारा तो बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन ओह, वो लम्हे भर को ठहरी, आंखों में हिद्दत सी उतर आई। तुम तो 1 साल तक इस इंडस्ट्री से कट कर रही हो, यकीनन यहाँ के बदलते एतवार को सीखने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा तुम्हें। एक्ट्रेसेस फिर एक्ट्रेसेस ही होती हैं। सेलिना की आंखों में तकलीफ से धुआं सा भरने लगा था। उसने उस 1 साल में बहुत अजियत सही थी। इंडस्ट्री में सर्कुलेट करते डर्टी जोक्स पुराने तो हो सकते हैं, लेकिन वो कभी झूठ नहीं हो सकते। उमेरा बगैर असर लिए उसके दहकते वजूद को तकती रही। कामयाबी के ज़ीने कैसे चढ़े जाएं, ये कोई नहीं पूछता। कामयाबी हासिल करने के बाद लोग सिर्फ चेहरे उठाकर ऊपर मौजूद शख्स की बुलंदी को सिरहा रहे होते हैं। मैं एक कामयाब एक्ट्रेस हूँ और मेरे ज़ीनों की जानिब किसी की तवज्जो नहीं है। मुस्कुराहट अनका हो गई थी। उमेरा की आंखें स्पार्ट थीं। उसने सोफे से अपना पर्स झपटा और अगले ही पल उठ खड़ी हुई। और मान लो सेलिना मजहर,
कि तुम एक नाकाम एक्ट्रेस हो। उसने गुलाबी पड़ती आंखों से सामने बैठी लड़की को देखा। एक जहर आलूद निगाह नज़र पर डालकर वो आगे बढ़ाई, फिर लम्हे भर को ठहरी, पलटकर मुस्कुराते हुए उसे देखा। उमेरा जाहिद, मैं एक नाकाम एक्ट्रेस होना तो कबूल कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने जिस्म का सौदा करने वाली बेगैरत एक्ट्रेस बनना कभी गवारा नहीं कर सकती। आपको आपकी कामयाबी मुबारक हो। उमेरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो एक लम्हे के लिए भी रुके बगैर आगे बढ़ाई थी। उसने पब्लिक लिफ्ट को एक नज़र देखा और फिर दांत पीस कर गीली आंखें लिए जीनों की जानिब बढ़ गई। लिफ्ट खुलते ही रिपोर्टर्स का टोला यकीनन उसका इंतज़ार कर रहा होगा। उसके पास ऑफिशियल लिफ्ट में दाखिल होने का कार्ड नहीं था। वो मज़ीद उन लोगों के सामने अपना तमाशा नहीं बना सकती थी। उसे अब जीनों से ही उतर कर जाना था। कुछ लम्हात कबल उसने कार पार्किंग एरिया में पार्क की और फिर कई लम्हे गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। उसके माथे पर कई बल थे और नकूश इंतहाई उखड़े उखड़े थे, जैसे उसका मूड सख्त ख़राब हो। अगले ही पल गहरा सांस लिए वो बाहर निकल आया, दरवाज़ा बंद किया और जो ही पलटा, स्याह लिबास में सेलिना को नज़ाकत से चलता देखकर ठहर सा गया। वो उस एजेंसी में काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, लेकिन उसने उस सारे अरसे में सेलिना को कभी नहीं देखा था। वो पहले टीवी पर नज़र आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे वो गायब हो गई थी। खैर, उसे वो कभी अच्छी नहीं लगी थी, एक्ट्रेसेस और उनके प्लास्टिक अंदाज। वो सर झटकता आगे बढ़ाया, 3 पीस स्याह सूट में स्याही टाई लगाए, बालों को जल्द से पीछे जमाए। वो एक खुश शक्ल दराज कद जवान था। कान में लगे ब्लूटूथ और कसरती जिस्म से उसके काम का अंदाज़ा होता था। वो उस एजेंसी में मौजूद एक एक्ट्रेस का बॉडी गार्ड था, पर्सनल गार्ड। ऐसे पर्सनल बॉडी गार्ड रखने की ज़रूरत अक्सर पेश तो नहीं आती थी, लेकिन बाज़ दफ़ा एक्ट्रेसेस की जान को ख़तरा लाक हुआ करता था। शोहरत बढ़ जाए तो दुश्मन दुगने हो जाया करते हैं। जो ही कोई एक्ट्रेस शोहरत की बुलंदियों को छूने लगती तो उसके गार्ड्स बढ़ा दिए जाते। ये एजेंसी का असूल था और इसी असूल के तहत वो बॉडी गार्ड को पर्सनल ट्रेन किया करती थी। अगर एक्ट्रेसेस की हिफाजत यकीनी बनाई जाती तो इंडस्ट्री में फलने फूलने के मौके कई ज़्यादा होते। वो भी उसी एजेंसी से ट्रेंड हुआ एक बॉडी गार्ड था। उसे अपना काम अजीज़ था, लेकिन फ़िलहाल उसके काम ने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। उसने निगाहों पर स्याह चश्मा चढ़ाया और फिर आगे बढ़ाया। पब्लिक लिफ्ट में बुरे मूड के साथ दाखिल होती सेलिना को उसने बिल्कुल खामोश निगाहों से देखा था। एक लिफ्ट में सवार होने से ही उसकी हैसियत का पता चल रहा था। एजेंसीज भी बाज़ दफ़ा कितनी जालिम हो जाती हैं। उसने गहरा सांस लिया और दाखिली हॉल के बाद सफ़ेद टाइल्स वाली राहदारी में चला आया। उस राहदारी में कई ऑफिस के दरवाजे बने थे। वो एक जाने पहचाने ऑफिस की जानिब बढ़ आया, फिर गहरा सांस लेकर हाथ उसके नौ पर रखा। बस ये आखिरी दफ़ा होगा। अगले ही पल अब वो दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हो रहा था। सरबराही कुर्सी पर जूलिया बैठी साथ खड़ी सेक्रेटरी को आज के शेड्यूल के हिसाब से आगाह कर रही थी। उसे अंदर दाखिल होता देखकर लम्हे भर को ठटकी, फिर शहनाज को इशारा किया तो मुअद्दब सी गर्दन झुकाई बाहर निकल गई। वो दरवाजे से आगे बढ़ाया था। बैठो। जूलिया ने मुस्कुराकर पेशकश की तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था, बेतासुर, बॉडी गार्ड्स का खासा। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। उसने कोट पर एक हाथ अदब से रखा और फिर हल्का सा झुककर सफ़ेद लिफाफे में कैद अपना अलविदाई लेटर रखा। जूलिया की आंखें लम्हे भर को हैरत से खुली थीं। व्हाट? तुम मेरे बॉडी गार्ड हो? हमारे दरमियान तय हुए कॉन्ट्रैक्ट की मियाद ख़त्म होने से कबल तुम रिज़ाइन नहीं कर सकते। उसने ठंडी आंखों से उसका चेहरा देखा। आंखों पर स्याह चश्मा चढ़ा होने के बायस वो उसकी आंखें पड़ने से कासिर थी। मियाद कल रात ख़त्म हो चुकी है, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू कर सकते हैं। मुझे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज़ बिल्कुल हमबार थी, गुस्से और बेअदबी से खाली। जूलिया ने तैश से हाथ में पकड़ी फाइल सामने रखी टेबल पर फेंकी। कई पेपर्स फाइल से टकराकर उसके स्याह जूतों के पास आ गिरे थे। अपनी आंखों से ये ब्लडी चश्मा उतार कर बात किया करो मुझसे। उसने हाथ ऊंचा किया और चश्मा उतार लिया। बेतासुर सी सुरमई आंखें वाज़े हुई। मैं तुम्हारे हर मुतालबे को मानने के लिए तैयार हूँ। लग्जरीज अपार्टमेंट, न्यू मॉडल की गाड़ी, बेहतर लाइफस्टाइल और एक मुस्तहकम तनख्वाह, मैं सब कुछ रिन्यू कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती हूँ।
तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। वो खौल कर बोली तो उसने पहली दफा सुरमई आंखों से उसे देखा। वो आंखें इतनी खामोश थीं कि जूलिया लम्हे भर को चुप सी हो गई। शायद उसने उसका चश्मा उतरवा कर गलती कर ली थी। मुझे आपकी किसी ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है मैडम। यासिर आलम, उसने बहुत जब्त से उसका नाम लिया था। मैं हिफाजत का काम कर सकता हूँ, आपके लिए पार्ट टाइम लज्जत का सामान नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट के एथिकल आर्टिकल के तहत मैं या आप बगैर किसी हिफाजती वजह के एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आपने इस असूल की पाबंदी नहीं की। आपने मुझे बगैर किसी वजह के अपने अपार्टमेंट में बुलाया और उससे भी बढ़कर आपने दरमियान में खींचे गए बिजनेस फासले को भी अबूर करने से दुरिग नहीं किया। मैं मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकता। एक लम्हे के लिए सारे ऑफिस में सन्नाटा छा गया था। जूलिया को उसके जवाब पर जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वो एक आला पाई की अदाकारा जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग कई घंटों तक कतार में लगे रहते थे, वो उसे ये मौका फराहम कर रही थी, लेकिन सामने खड़ा ये जवान ऐसे मौके को गंवा रहा था। अब जबकि वो उसे दूसरे लफ्ज़ों में रिजेक्ट कर रहा था तो वो उसे और शिद्दत से अच्छा लगने लगा था। उस उखड़े अंदाज और पुरकशिश नकूश के लिए ही तो इतना नीचे गिर रही थी। तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? उसकी आंखें हित तक से जैसे सुर्ख हो गई थी। मैं दोबारा वो सब दोहराकर आपको मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आप किसी और को अपना बॉडी गार्ड रख सकती हैं। तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अगर तुम्हारी जिंदगी बना सकती हूँ तो उसे तबाह भी कर सकती हूँ। उसने जूलिया को अब के वाज़े हैरत से देखा था। गो अहेड। तुम्हारी हैसियत इस इंडस्ट्री में एक फूटी कोड़े के बराबर भी नहीं रहने दूंगी मैं यासिर। मैं तुम पर इल्ज़ामात आयद करूंगी। मैं तुम पर जिनसी हरेसमेंट का केस फाइल करूंगी। मेरे मदाह रात के अंधेरे में तुम्हारे घर पर पत्थरों की बारिश कर देंगे और तुम्हें मेरे पास इस सब के बाद आना पड़ेगा। वो खौफनाक थी, यासिर को उसका अंदाज़ा था। गो अहेड। उसके दोनों हाथ मुअद्दब से अंदाज में आगे बंधे हुए थे। जूलिया की तकरीर का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। जैसे, क्या सबूत है तुम्हारे पास अपने इल्ज़ामात सच साबित करने का? कुछ पल बाद वो जैसे वाकई जानना चाहती थी। आपने मुझे असॉल्ट किया है मैडम। सबूत की बात मेरे सामने मत करें। आपके अपार्टमेंट और ऑफिस के कैमरे कौन कंट्रोल करता है? क्या मैं आपको बताऊं? फुटेजेस में डिलीट करवा चुकी हूँ। और ये पहली दफ़ा था जब वो हल्का सा मुस्कुराया था। जूलिया ने उसको बहुत कम मुस्कुराते हुए देखा था। आपकी डिलीटेड फुटेजेस मेरे पास मौजूद हैं। अगर मेरे चाम से मुतासिर हुए बगैर आप कॉन्ट्रैक्ट की शिक नंबर 7 को ध्यान से पढ़ती तो शायद मुझे आपको बताना नहीं पड़ता कि बॉडी गार्ड्स के पास हिफाजती इकदामात के लिए डिलीटेड फुटेजेस का रखना जायज़ होता है। आप मुझ पर किसी भी कोर्ट में किसी भी किस्म के चार्जेस फाइल करने का कोई हक नहीं रखती। वो आहिस्तगी से पलटा था। जूलिया ने खुले मुंह के साथ उसकी पुश्त को देखा, फिर दांत पीस कर वो उस पर चिल्लाई, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, मैं तुम्हें मस्त कर दूंगी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक पल के लिए पलटकर उसे देखा था। जाते जाते एक लीगल एडवाइस देना मेरा फर्ज है। वो आगे बढ़ा और फिर सोफे की पोस्ट पर रखा अपना स्कार्फ उठाया। वो स्याह रंग का रेशमी मफलर था जो उसने ठंड की वजह से जूलिया को दिया था। इस दफ़ा बॉडी गार्ड अपनी बाप की उम्र का पॉइंट कीजिएगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कोई भी गार्ड आपके साथ काम करने पर राज़ी नहीं होगा। और हाँ, वो दोनों हाथ टेबल पर रखे दहकती आंखों से उसे तक रही थी। मर्द को अपनी खूबसूरतियों से कभी उकसाना नहीं चाहिए। वो कब इंसान से भेड़िया बन जाए आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का। रखो ये मफलर यहीं रख दो। वो उस पर चिल्लाई थी। उसने चेहरा झुकाकर अपने स्कार्फ को देखा। क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि दूसरों की चीज़ों को उनकी परमिशन के बगैर नहीं रखा करते? एक आखिरी उचटती निगाह उस पर डाली और बाहर की जानिब बढ़ गया। मफलर उसके हाथ में अब तक था और दिमाग काफ़ी हद तक घूमा हुआ था। पीछे ऑफिस से कोई भारी शय ज़मीन पर आ लगने की आवाज़ आई थी। जूलिया की सेक्रेटरी तेज़ी से अंदर भागी थी। वो आगे बढ़ाया, उसका काम हो गया था। वो जीनों से उतरते उतरते थक गई थी। आखिरी जीनों तक उसकी टांगें कांपने लगी थीं। कुछ देर फूले सांस को बहाल करने के लिए वो जीनों पर ही बैठ गई। यकायक उसका मोबाइल पैगाम की टोन के साथ बजा तो उसने उसकी चमकती स्क्रीन निगाहों के सामने की। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई थीं। अपने अकाउंट से हुई 60,000 की ताज़ा ट्रांजैक्शन देखकर उसका दिमाग फक से उड़ा था।
अगले ही पल उसने दांत पीसकर फ़ोन पर नंबर डायल किया और उसे कान से लगाया। ये क्या है माँ? 60,000? आपको क्या ज़रूरत पड़ गई इतने पैसों की? दूसरी जानिब जैसे उसका सवाल सुनकर सामने ने तलखी से फ़ोन को देखा। मैंने एक बैग लिया है, तो मेरा जाहिद की माँ के पास भी ये लिमिटेड एडिशन है। अगर उसने लिया तो मुझे भी लेना चाहिए ना। लोग क्या कहेंगे कि बेटी के फ्लॉप होते ही माँ ने बाजारों के बैग्स पर गुजारा करना शुरू कर दिया। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ बेटा। उसका दिल किया जोर से उन पर चिल्लाए। इधर उसके पास एक अपार्टमेंट को किराया देने के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे और उधर उसकी माँ को आर्टिस्टोक्रेट बनने से फुर्सत नहीं थी। वो बेबसी से फ़ोन को लम्हे भर के लिए देख कर रह गई। ये सब क्या हो रहा था आखिर? सब लोग आखिर उसका दिल रखने के लिए उसे क्यों कंगाल कर रहे थे? पहली नज़र अमजद, फिर उसकी माँ। आपको अंदाज़ा भी है कि वो 60,000 अभी मेरे लिए किस कदर अहम है? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है अपनी बेटी के मसाइल से? वो उन पर चीखी थी। एक बैग लेने से तुम गरीब नहीं हो जाओगी। वो भी जवाबन उतनी ही तलखी से फुंकारी। सेलिना को अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। आपके पास ऐसे कीमती बैग्स की भरमार है माँ, मैंने आपको सब कुछ लेकर दिया है। 1 साल से तुमने मुझ पर अपना हाथ जैसे तंग रखा हुआ है, वो मैं जानती हूँ। मेरा दम घुटता है गिने चुने पैसे लेकर तुमसे। आखिर कब खत्म होगा तुम्हारे ये फ्लॉप एक्ट्रेस का ड्रामा? उसे लगा जैसे उसका दिल डूब रहा है। वो चंद पल कुछ न बोली थी। अब आप मेरे अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकालेंगी, ये मेरी वार्निंग है आपको। वो सख्ती से कहकर जैसे ही उठी तो दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया। समझ गई? बस आखिरी दफ़ा मुझे 50,000 दे दो। उसका दिमाग एक बार फिर भग से उड़ा था। उसने बेयकीनी से फ़ोन को देखा। आप पागल तो नहीं हो गई हैं कहीं? सेलीन, माँ की मजबूरी समझो बेटा। पहले बताएं आपको ये पैसे क्यों चाहिए? उसने कमाल ज़ब्त से पूछा था। वो, तुम नाराज़ नहीं हो ना? पहले बताएं। मुझे कसीनो में वो पैसे लौटाने हैं। जीने जैसे उसके सर पे आ गिरे थे। कसीनो? उसकी माँ फिर से गैम्बलिंग खेलने लगी थी। वो जैसे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। माँ, आप? उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए। मैं इधर काम के लिए दर दर भटक रही हूँ माँ, लोगों की कड़वी कसीली बातें सुन रही हूँ ताकि आपको किसी चीज की कमी ना होने दूँ। और आप ये क्या कर रही है मेरे साथ? कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको अब, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उसने अगले ही पल फोन कान से हटाया और लरजते कदमों से आगे बढ़ाई। उसका रंग सफ़ेद हो रहा था। दरवाज़ा खोलकर उसने जैसे ही बाहर कदम रखा तो रिपोर्टर्स का एक जमी गफीर उस पर झपटा। लाइट्स, सवालात, माँ की बेहिसी, यूविल और नज़र अमजद की हरकत, उमेरा जाहिद के जहर उगलते तंज, सब कुछ उस पर जैसे एक साथ वारिद हुआ था। आपका स्कैंडल अब तक खबरों में क्यों गर्दिश कर रहा है? कि आप अब भी जुबैर एंड सन्स के छोटे बेटे के साथ रिलेशनशिप में हैं? कि आपके बारे में तमाम एलिगेशंस दुरुस्त हैं? क्या ये सच है कि आप कोर्ट के समन करने पर भी हाजिर नहीं हुई थी? क्या वाकई ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में जुबैर हसन के बेटे के साथ मुलविस रही थी? कुछ कहें प्लीज़। रिपोर्टर्स का एक हुजूम था जो उसके आस पास उबल रहा था। उसका सांस रुकने लगा था। कोई गार्ड उसकी हिफाजत के लिए मौजूद नहीं था। उसके पास गार्ड हायर करने के पैसे नहीं थे। रिपोर्टर्स उसे छू रहे थे, नाज़ेबा सवालात कर रहे थे। वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ दरमियान से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश निदारद। वो बहुत ज़्यादा थे और सेलीन अकेली थी। क्या यही होता है फ्लॉप एक्ट्रेसेस का मुकद्दर? नाज़ेबा सवालात और जू मैनी नज़रें। यकायक कोई उस जमे गफीर को तीर की तरह चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ फैलाकर सेलिना के आस पास रखे। सब रिपोर्टर्स उसकी आमद पर यकदम ही पीछे हुए थे। वो सुरमई आंखों वाला दराज कद बॉडी गार्ड था। उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो कई लोगों को एक साथ परे धकेल सकता था, और उसने यही किया था। फासला रखकर बात करें। उसकी झाड़ पर रिपोर्टर्स शर्मिंदगी से पीछे हुए थे। सेलिना उस नए चेहरे को हैरत से तक रही थी। सुरमई आंखों वाला उसकी जानिब घूमा। क्या बात करेंगे? सरगोशी में उससे पूछा। सेलिना ने सिर्फ अपना सर नफी में हिलाया था। ये इशारा यासिर के लिए काफ़ी था। उसने तेज़ी से रिपोर्टर्स को परे धकेला। कई एक दूसरे से टकराकर ज़मीन पर जा गिरे। आप कौन है सेलिना के? किसी रिपोर्टर ने हाँक लगाई तो उसने स्पाट आंखों से उसे देखा। बॉडीगार्ड।
और फिर उसी तेजी के साथ सेलिना को लिए एजेंसी के दाखिली हॉल से बाहर लिए आगे बढ़ाया। वो दरवाज़ा अपने पीछे बंद करता हुआ बाहर निकल आया था। ऑफिस से भारी शय ज़मीन पर मारे जाने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दी थी। जूलिया की सेक्रेटरी ने अंदर भागते हुए उस पर एक अफसरदा निगाह डाली थी। जूलिया का ये लिया दिया सा बॉडीगार्ड उसे शुरू दिन से ही नहीं पसंद था। वो हाथ में मफलर लिए आगे बढ़ाया था। हॉल के एक जानिब लिफ्ट्स के सामने रिपोर्टर्स का जमे गफीर मौजूद था। वो सब यकीनन 1 साल के बाद सेलिना की अचानक आमद पर खासे चौंके हुए थे, और ये तो तय था कि अब वो उससे सवालात पूछे बगैर टलने वाले नहीं थे। यासिर की खामोश निगाहें लिफ्ट से जीनों के दरवाजे तक फिसलीं। वो यकीनन लिफ्ट से नहीं उतरेगी। अभी उसने चंद कदम आगे बढ़ाई ही थे कि जीनों का दरवाज़ा खुला और सेलिना सफ़ेद चेहरे के साथ बाहर निकली। लिफ्ट के सामने सीधा जमे गफीर उसकी जानिब तेज़ी से लपका। वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहती थी। उसने हाथ में कैद मफलर को पूरी तरह से मुट्ठी में जकड़े रखा था। ये उसका मसला नहीं था। रिपोर्टर्स के सवालात उसकी समात में उतरे। वो और सेलिना के इर्द गिर्द मौजूद रिपोर्टर्स का जमे गफीर एक साथ ही दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। उसने एक नज़र रिपोर्टर्स के दरमियान बर्फ चेहरे के साथ खड़ी बचती बचाती सेलिना को देखा, और बस सामने की जानिब बढ़ते उसके कदम अगले ही पल उस हुजूम की जानिब घूमे। हुजूम को परे धकेल कर वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा। बाकी का काम आसान था। ये काम उसका मामूल था। उससे लोगों को परे धकेलने में महारत हासिल थी, लेकिन वो एक दफ़ा सेलिना से पूछना चाहता था। अगर वो रिपोर्टर्स के सवालात का जवाब देना चाहती थी तो वो उसके लिए राह हमवार कर सकता था, लेकिन वो बहुत सटपटाई हुई लग रही थी। मेकअप की चढ़ी तह तले उसे सेलिना का चेहरा हद दर्जा मुर्दा महसूस हुआ था। उस मुर्दा चेहरे को देखकर उसे लम्हे भर के लिए कुछ बहुत शिद्दत से याद आया था, और उस याद के लपकते ही उसके हाथों में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। उसने कई रिपोर्टर्स को रास्ते से हटाया और उसके लिए रास्ता बनाता हुआ उसे अपनी कार तक लेकर आया। रिपोर्टर्स उसकी कार के दरवाजे तक सवालात कर रहे थे। उसने पिछला दरवाज़ा खोला और सेलिना को अंदर बिठाया, फिर फ्रंट सीट संभाल कर अगले ही पल गाड़ी तेजी से बाहर निकाल आया। ये सब क्या था नज़र भाई? उमेरा को बमुश्किल काबू करके उसने रेस्ट रूम में जाने के लिए राज़ी किया और फिर तेज़ी से नज़र की जानिब घूमा। आपने उसे मेरे बारे में झूठ क्यों बोला भाई? यूविल यकदम ही बहुत परेशान नजर आने लगा था। वो 27 साल खुश शक्ल जवान था। उसे वाकईतन सेलिना से बहुत लगाव था, लेकिन यह भी सच था कि वो अपना काम छोड़कर नहीं बैठ सकता था। अगर वो बैठ जाता तो खाता कहाँ से? पिछले साल के अरसे में कई दफ़ा उसने बहुत से लिखारियों को सेलिना के लीड रोल के लिए राज़ी करने की कोशिशें की थीं। वो उन्हें नज़र के ऑफिस तक लाने में भी कामयाब हो गया था, लेकिन जब वो सेलिना का नाम सुनते तो उनके नकूश यकदम ही स्याह पड़ जाया करते थे। वो यूं बिदकते गोया किसी जहरीले जानवर ने उन्हें डंक मार दिया हो। शुरू में वो खुद भी उसके हालात से काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहा था, लेकिन जब उसने अपनी सी कोशिशें करके भी फल नहीं देखा तो फिर वो ये सब तर्क करके अपने काम की जाने मुतवज्जे हो गया। लेकिन अभी जो नज़र अमजद ने झूठ बोला था, वो भी उसकी बाबत उसकी इजाज़त के बगैर, उस पर उसे बहुत अफसोस हुआ था। आपको अंदाज़ा भी है कि वो कितनी हर्ट नज़र आ रही थी? उसकी आवाज़ में दुख उभर आया था। नज़र ने भारी दिल के साथ गहरा सांस लिया। मैं उसे मज़ीद हर्ट नहीं करना चाहता था। हम सब अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ रहे हैं और वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। मैं बस इस एहसास को मज़ीद गहरा नहीं करना चाहता था। यूविल ने बेचैन सी सांस खारिज की। और अब जो मैस आपने क्रिएट किया है उसका क्या करना है? सेलिना आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी अब। आपकी क्या, बल्कि अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। उसने सर दोनों हाथों में गिराया और सोफे पर गिर सा गया। तुम्हें स्क्रिप्ट लेकर जाना है उसके अपार्टमेंट। चंद पल की खामोशी के बाद नज़र ने खंगार कर कहा तो यूविल ने चौंक कर चेहरा उठाया। क्या मतलब? ये फर्स्ट क्रिएट करने के बाद आप मुझे शेर के बिल में अकेले भेजना चाहते हैं? शेर बिल में नहीं रहता गधे। नज़र ने नज़रें चुराते हुए उसे टोका था। वो कहीं भी रहता हो, लेकिन मैं स्क्रिप्ट लेकर अकेले उसके अपार्टमेंट नहीं जाऊंगा। वो मेरा यकीन नहीं करेगी। तो क्या चाहते हो तुम? नज़र को अपना हल्क खुश्क होता महसूस हो रहा था। डायरेक्टर ऑफ ग्लैमर इंडस्ट्री के पसीने छूट रहे थे। सेलिना का गुस्सा, उफ, घबराकर सर झटका था उसने। आप मेरे साथ चल रहे हैं और ये सब क्लियर कर रहे हैं। आप स्मार्ट बनने की कोशिश करते क्यों हैं जब आप हैं नहीं तो?
आखिर में वो झंझला कर उठा था, फिर उस केवड़े रंग की जानिब देखे बगैर दरवाज़ा ठाक की आवाज़ के साथ बंद करता बाहर की जानिब बढ़ गया। सेरेना और यूविल किसी दिन उसे हार्ट अटैक देंगे यकीनन। उस शहरी हमाहमी से खासा दूर एक गांव वाक़िया था। उसके सरसब्ज लहलहाते खेतों पर बहुत खूबसूरत सनफ्लावर्स खिले हुए थे। सूरज की रोशनी तले उनके रुख खुर्शीद के चमकते रूप की जानिब थे। सरसराती हवा तले कई एकड़ पर फैली ज़मीनों के दरमियान बहुत खूबसूरत सा सफ़ेद घर स्थिर था, छोटा सा लकड़ी की बाड़ के पीछे मौजूद। सूरजमुखी के फूलों की रोशनी तले दमकता हुआ सफ़ेद बाड़ का छोटा सा दरवाज़ा हवा से झूल रहा था। ज़रा आगे घास के कित्ते पर एक कार पार्क थी और ये सवारी किसी की आमद का पता देती थी। घास का हिस्सा उबूर करते ही घर के दो लकड़ी से बने जीने वाजे थे। दाखिली दरवाज़ा भारी लकड़ी का बना था। उसे धकेल कर अंदर कदम रखा जाता तो लकड़ी से बना वो बंगला ठंडा सा खामोश महसूस होता। दाईं जाने बने मेहमान खाने में दो नफूस विराजमान थे। मेहमान खाने का नक्शा खासा आसान था। सफ़ेद बेदाग कीमती सोफ़ों के दरमियान कद आवर ग्लास वॉल मौजूद थी। उस ग्लास वॉल से बाहर मौजूद सरसब्ज बाग दूर दूर तक फैले हुए नज़र आया करते थे। ये उस शादाब से इलाके में एक ही घर था, तन्हा, सफ़ेद, छोटा सा महल। अंदर विराजमान नफूस एक दूसरे के मुकाबिल थे, खामोशी से। कैसे आना हुआ? एक जाने बैठे बुजुर्ग सरदार आलम ने पहला इस्तफसार किया था। उनके सेहतमंद से रुखसार गुलाबी हो रहे थे और सर के बालों में एक भी सहबाल मौजूद नहीं था। लेकिन उस बढ़ती उम्र ने भी उनके वकार में कमी नहीं की थी। वो उम्र के इस हिस्से में भी वजी दिख रहे थे। मेरा बेटा नज़र नहीं आ रहा बाबा, कितना अरसा हो गया मैंने उससे बात नहीं की है, सुल्ताना ने नरमी से कहा था। बॉब कट बालों की चोंच उसकी सिराहीदार गर्दन पर पड़ी थी। उन बालों का रंग गहरा सुर्ख था, ऐसे कि वो धूप में सुर्ख महसूस होते, लेकिन कम रोशनी वाली जगहों में उनका रंग गहरा कथई महसूस होता था। डिज़ाइनर ड्रेस से तन किए नाजुक सिरापे वाली सुल्ताना नाज अपने वक्त की माया नाज अदाकारा रह चुकी थी, और ऐसा नहीं था कि वो अब भी कहीं दबकर पीछे रह गई थी। अपनी खूबसूरती, जिल्द और फिक्र का ख्याल रखने की वजह से वो आज तक स्क्रीन की जीनत थी। उसके लिए तरक्की के जीने अब तक हमवार थे। काम पर गया हुआ है, सरदार ने तहम्मुल से कहकर उसकी जानिब देखा था। हमेशा एक ही जवाब देकर आपको शर्मिंदगी नहीं होती बाबा? वो मुस्कुराकर नर्म लहजे में पूछ रही थी। सरदार ने गहरा सांस लिया। वो तुम्हें पसंद नहीं करता सुल्ताना, वो तुम्हें नहीं देखना चाहता, ना ही तुमसे बात करना चाहता है। मुझे भी हमेशा तुम्हें एक ही जवाब देकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने पोते का सुकून ज़्यादा अजीज़ है। उनकी आवाज़ में नरमी के साथ शफ़क़त भी थी। क्या किसी ऐसे बेटे को देखा है आपने जो अपनी ही माँ से बदजन हो? ऐसा नहीं होता बाबा। आज या कल बच्चा माजी की तलखियों को भूलकर अपनी माँ के पास वापस आ जाता है, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास वापस नहीं आ रहा। कहीं आप उसे मुझसे दूर करने की साजिश तो नहीं कर रहे? वो अब तक मुस्कुरा रही थी, शहद लहजा और नपे तुले जुमले। उसकी मौजूदगी के बायस कमरे में मौजूद हर शय मरूब सी महसूस हो रही थी। वो यासिर आलम की माँ थी, खूबसूरत सुरमई आंखों वाली। बच्चे तब वापस आते हैं जब उनके ज़ख्म भर जाएं। जब ज़ख्म ताज़ा रहें तो वो वापसी के रास्ते भूल जाते हैं। ज़ख्म किससे नहीं लगते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी माँ की शक्ल को भी देखना गवारा ना किया जाए। तो मुझसे ये बात खुद क्यों नहीं पूछ ली थी? सरदार आलम ने सो की एक बात कही थी। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। आपके सुल्ताना के जबड़ों में हल्की सी सख्ती महसूस हुई थी। मैं भी बहुत दफ़ा उससे तुम्हारे हवाले से बात करने की कोशिशें कर चुका हूँ। वो मुझे हर दफ़ा एक ही जवाब देता है, दादा हम इस मौजू पर अब बात नहीं करेंगे। यासिर के अंदाज में कहकर सरदार ने गोया सुल्ताना को हैरान कर दिया था। क्या वो अब तक उससे नफरत करता था? अब तक? चंद पल वो चेहरा झुकाए अपने चाय के कप को देखती रही। उसमें मौजूद चाय का रंग हल्का सब्ज था और ऊपर चंद पत्ते कैमोमाइल के डले हुए थे। बेदाग प्याली की ऊपरी सतह पर तैरते सफ़ेद फूल। जानते हैं बाबा, सारी ज़िंदगी में कैमोमाइल टी पीती रही। इस चाय की मुझे इतनी आदत हो गई है कि अब तो किसी दूसरी चाय के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन उसे ये चाय कभी पसंद नहीं आई।
सरदार आलम उसे शफकत से तक रहे थे। सुल्ताना ने सर उठाया तो आंखें हल्की सी भीगी हुई थीं। यासिर को इस चाय के जायके और खुशबू दोनों से अलग तरह का बैर था। वो मुझसे अक्सर पूछा करता था कि मैं इतनी बदजायका चाय क्यों पीती हूँ। वो ठहरी तो सफ़ेद घर में हर जानिब खामोशी सी फैल गई। सरदार जानते थे कि अब वो क्या कहने वाली थी। मैं उसे इतनी छोटी सी उम्र में ये नहीं बता सकी बाबा कि ये चाय जहनी दबाव को कम और आसाब को पुरसकून रखने में मदद देती है। ये चाय स्ट्रेस को ज़ायल करती है। मैंने गलती की। मुझे उसे बता देना चाहिए था कि उसकी माँ स्ट्रेस्ड है। अब अगर मैं उसे ये बताऊंगी तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। एक्ट्रेसेस की ज़िंदगी में अगर ये कैमोमाइल चाय ना हो तो बाज़ दफ़ा वो ज़िंदा नहीं रह पाती। बाबा, मेरी ये आखिरी बात उसे बता दीजिएगा। चाय का कप आहिस्तगी से पेट में रख कर वो उठ खड़ी हुई थी। सरदार आलम उसे दुख भरी नज़रों से देखते रहे। वो आगे बढ़ते बढ़ते लम्हे भर को ठहर कर उनकी जानिब मुड़ी। और उसे ये भी बता दीजिएगा कि मेरे पास उसे बुलाने के हज़ारों तरीके हैं और कुछ तरीके ऐसे भी हैं कि जिनसे वो कभी रुख नहीं फेर सकेगा। उसे हमेशा मेरे पास आना पड़ेगा। वो कहकर तेजी से दाखिली दरवाज़ा अबूर करती बाहर निकलती चली गई। लकड़ी के फर्श पर उसकी हील्स की बाज गश्त गूंजती रही। मेहमान खाने में सरदार आलम तन्हा रह गए थे। हल्के सब्ज रंग से मुज़य्यन चाय की खुशबू मांद पड़ गई थी और रंग अब जहर आलूद सा मालूम होने लगा था। अच्छा जी, तो पहली किस्त को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और बहुत ही साफ साफ ये नॉवल है, कम से कम ये मुझे लग रहा है। कोई तुक्के नहीं मारने पड़ रहे, कुछ ये नहीं कहना पड़ रहा ये उसकी ये लगती होगी, ये उसकी वो लगती होगी। बहुत साफ साफ है कि एक लड़की है सेलिना जो कि एक एक्ट्रेस रही है और अब 1 साल के बाद वो वापस आना चाह रही है। पहले भी आना चाह रही होगी लेकिन उसको बाइकआउट कर दिया होगा और उसकी मदर है उसका ख़र्चा करवाती हैं और वो काम के लिए मतलब परेशान है। और उसकी को एक्टर्स हैं, को एक्टर्स भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ, तो वो है एक जूलिया है और जिसका बॉडीगार्ड है यासिर आलम और उसकी एक और भी कोलीग है जो कि है उमेरा और वो जो डायरेक्टर है वो नज़र है और जो उनका साथ असिस्टेंट है हेल्प कराता है वो यूविल है। और यासिर अपनी अम्मा से नाराज़ है और उसकी अम्मा भी एक्ट्रेस है। और हाँ, सारा कुछ तो साफ साफ है। क्यों नाराज़ है ये तो बाद में पता चलेगा अपनी मदर से। और मुझे लगता है कि मेन लीड ना सेलिना और यासिर आलम होंगे, है ना, साफ साफ पता चल रहा है। और मे बी वो उसका भी बॉडी गार्ड बन जाए और इनका सॉफ्ट सा वो रोमांस स्टार्ट हो जाए। बहुत अरसे से मैंने कोई ऐसा लवी डवी सा हल्का फुल्का सा रोम कॉम नावल नहीं पढ़ा। बहुत सख्त मैं नावल पढ़ रही थी, खून खराबे वाले, साजिशों वाले, चालों वाले, शतरंज वाले, तो मैं थक गई हूँ। तो शायद ये एक ऐसा नावल होगा जो कि हल्का सा रोम कॉम होगा, एक अच्छी सी वाइब देगा, है ना, ऐसा फील हो रहा है ना। खैर जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस नावल को लेकर। आप बताएं आपको क्या लगता है, कैसे कैसे होगा। और प्लीज़ प्लीज़ जिसने ये नावल पढ़ लिया है वो स्पॉइलर नहीं देना, अच्छा, मैं फिर ब्लॉक कर देती होती हूँ, हाँ ना। ओके जी, अगली एपिसोड में होती है मुलाकात। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब।